हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डायबिटीज के स्पेशलिस्ट और वो आज हमें डायबिटीज के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि डायबिटीज क्यों होता है, कैसे होता है, डायबिटीज के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और अगर आपको डायबिटीज है तो क्या वो फिर से पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर निखिल प्रभु का हमारे चैनल पे। Thank वेलकम you, डॉक्टर thank निखिल you, प्रभु। thank you, डॉक्टर ma'am, for inviting me. थैंक यू फॉर जी, ज्वाइनिंग अस सर। आपके बिजी टाइम में से आपने टाइम निकाला। तो डॉक्टर निखिल प्रभु मुंबई के बहुत जाने माने डायबिटीज स्पेशलिस्ट है और मुंबई में घाटकोपर में उनका क्लिनिक है। 10,000 से ज्यादा पेशेंट उनके मुंबई और आसपास के एरिया से उनके साथ जुड़े हुए हैं। उसी के साथ ही डॉक्टर निखिल प्रभु डायबिटिक के ड्रग ट्रायल्स में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और डॉक्टर निखिल प्रभु स्वागत है आपका। अ, thank you, ma'am. Thanks for inviting. मुझे बहुत अच्छा लगा आपके व्यूअर्स के साथ मिलके। जी, आज देखते हैं आज का टॉपिक डायबिटीज पे है, तो आप मैम पूछिए मुझे क्या क्या आपके व्यूअर्स जानना चाहते हैं? यस सर। तो आज डायबिटीज वर्ल्ड डायबिटीज डे है और आप तो जानती है कि हमारा इंडिया वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल बन रहा है। तो सर ये क्यों हो रहा है, हमारे भारत में डायबिटीज इतना क्यों बढ़ रहा है? अ, पहले तो एक फैक्ट्स एंड फिगर्स देखते हैं। अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट इंडिया में 8 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज वाले हैं और ये ऑलमोस्ट 2045 तक डबल होने वाला है फिगर। इसलिए डायबिटीज का कैपिटल इंडिया को बोला जाता है। आप अगर मेट्रो सिटीज में देखे जाओ तो ऑलमोस्ट 3 से 5 में एक को डायबिटीज है। और इसका मेन कारण है अभी हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो गया है। पहले इंडिया वाज एन एग्रीकल्चरल नेशन और अभी आप देखोगे अर्बन सिटीज में कोई चलना घूमना भी नहीं है। अ, आप देखोगे तो जो भी जॉब वाले रहेंगे पेशेंट्स, वो घर से उतरते हैं, नीचे रिक्शा पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, ऑफिस जाते हैं, वापस रिक्शा। तो चलना घूमना, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो गई है। इसके अलावा किसको टेंशन नहीं है, वो फैमिली टेंशन हो, पैसे का हो, मनी का हो, जॉब वाला टेंशन हो, जो भी चीजें हैं, तो स्ट्रेस लेवल्स अर्बन में एंड इवन रूरल में काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ये इसके अलावा अभी जो गोल्स होते हैं, टारगेट्स अचीव करने कॉर्पोरेट्स में, उसके कारण रातों की नींद मतलब 8 आवर्स अच्छा नहीं मिलता। तो दीज आर ऑल कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स बेसिकली कि स्ट्रेस लेवल हाई है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है, ओबेसिटी बढ़ने लग गई है। आप देखोगे ग्राउंड में, आप घूमने जाओगे बॉम्बे में, तो कोई भी 30 ईयर्स के ऊपर वाला जो भी एज ग्रुप वाला लड़का या लड़की रहेगी, सबके पेट बाहर आ रहे हैं। दिस एब्डोमिनल ओबेसिटी इज बेसिकली कॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस और इसके कारण डायबिटीज का नंबर इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। या बराबर है सर। और उसी के साथ मुझे लगता है कि हमारा जो खान पान है उसमें भी बहुत ज्यादा मीठी ऑफ चीजें, कोर्स, तली हुई ऑफ कोर्स, चीजें भी हम लोग बहुत बिल्कुल। खाते और हैं। आप देखोगे तो हमारा जो इंडियन खाना है उसमें ऑलमोस्ट 75 to 80% कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। एंड दैट इज द मेन रीजन कि इंडियंस में खाने के बाद वाली शुगर, पोस्ट प्रेंडियल शुगर ज्यादा बहुत पाई जाती है। एंड ये अनदर रीजन है कि आपका डायबिटीज हाई होने का या एचबीएनसी हाई होने का। एंड आप देखोगे तो ये जो पोस्ट प्रेंडियल शुगर्स है, खाने के बाद वाली जो शुगर्स है, ये कार्डियक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, अथेरोस्क्लेरोसिस हो गया या सीवीडी हो गया, स्ट्रोक्स हो गया, तो इनसे डायरेक्टली रिलेटेड है। तो बराबर। ये मेन कंट्रोल करना भी जरूरी है। आगे के इसमें हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। जी। जी। तो सर आप मुझे बताइए कि ये तो फैक्टर हो गए कि क्यों भारत में डायबिटीज बढ़ रहा है। लेकिन हम कभी-कभी देखते हैं कि बच्चों में भी डायबिटीज पाया जाता है या फिर ऐसे बिल्कुल, लोग जो मोटापे जिनको मोटापा नहीं होता वो भी। तो आप प्लीज़ हमें बिल्कुल। थोड़ा संक्षिप्त में बताइए कि जी, जी, जी। डायबिटीज कौन से हैं जी, जी। डायबिटीज के जो और उनके नॉर्मली पीछे क्या कारण होते हैं कि कौन से टाइप का डायबिटीज कौन-सी वजह से होता है? जी, अभी डायबिटीज में मुख्य तौर पर 3 प्रकार रहते हैं। एक टाइप 1 रहता है, टाइप 2 रहता है और गेस्टेशनल मतलब प्रेगनेंसी के दरमियान जो डायबिटीज आता है वो रहता है। इसके अलावा भी और भी टाइप्स है, पर वो थोड़े उस पे भी मैं बात करूँगा। पर मेन पहले ये बता देता हूँ। टाइप 1 डायबिटीज नॉर्मली क्या रहता है, ये बच्चों में पाया जाता है और इसमें क्या चीज़ है कि अंदर पैनक्रियाज़ इंसुलिन बनाना पूरी तरह से बंद कर देता है। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, उनको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है और लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। उनमें गोलियाँ नहीं चलती। तो ये अच्छा। टाइप 1 वाला है। अभी आप इंडिया में देखे जाओ तो ओनली 5% पेशेंट्स या उससे भी कम टाइप 1 वाले हैं। बचे हुए 95% है वो टाइप 2 वाले हैं। अभी टाइप 2 में डायबिटीज रहता है, उनमें क्या रहता है, उनमें इंसुलिन बनना भी थोड़ा कम है, पर कुछ इंसुलिन बन रहा है, ज़ीरो नहीं हुआ है।
एंड एट द सेम टाइम इंसुलिन का एक्शन भी खराब हुआ है। मतलब जो चीज समझ लीजिए 10 यूनिट में इंसुलिन से नीचे आनी चाहिए थी शुगर, तो उसके लिए 12 या 15 लग रहे। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ रहा है ताकि शुगर नॉर्मल आ जाए। अभी ये क्यों बनता है, क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। मेनली इट इज एब्डोमिनल ओबेसिटी। ये जो विसरल फैट है, ये इट इंक्रीजेस द इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये मुख्य तौर पे तीन चीजें हैं, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमने देखा है कि प्री डायबिटीज भी आजकल बहुत कॉमन है। तो प्री डायबिटीज का मतलब है कि डायबिटीज आने से पहले वाला, पर नॉर्मल से थोड़ा ऊपर। तो हम लोग ये नॉर्मली HbA1c कैटेगरी में कहते हैं। HbA1c 3 महीने का शुगर का एवरेज टेस्ट रहता है, तो ये बहुत रिलायबल है, क्योंकि फास्टिंग पीपी हम लोग जो करते हैं वो उस दिन हम लोग क्या खाना खाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ लीजिए 1 रोटी खा के गए तो अलग आएगा, 4 रोटी खा के गए तो अलग आएगा। तो राइट। इसलिए उसको वेरिएशंस काफी रहता है। तो प्रमाण मानने के लिए हम लोग HbA1c करके टेस्ट यूज करते हैं। ये लास्ट 3 मंथ का एवरेज रिपोर्ट रहता है, और इसके अनुसार आप डायग्नोस्टिक में क्राइटेरिया में रख सकते हैं कि अगर 5.7 के नीचे है तो नॉर्मल है, 5.7 टू 6.4 HbA1c रहेगा तो प्री डायबिटीज रेंज में, और HbA1c अगर 6.5 और उसके ऊपर चला जाए तो उसको डायबिटीज आ गया है करके मतलब। तो ये डायग्नोसिस क्राइटेरिया, ये टेस्ट के जरिए हम लोग इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि पेशेंट डायबिटीज रेंज में है, प्री डायबिटीज में है या नॉर्मल में, जब भी डायग्नोसिस करना है। जी, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो टाइप्स में बाकी की भी चीजें हैं। अभी कुछ अभी रिसेंटली कोविड हुआ है सबको, आप देखोगे तो बहुत कोविड के बाद डायबिटीज के काफी सारे न्यू पेशेंट्स ऑनसेट हुए, क्योंकि बहुत अच्छा। सारा ड्रग्स भी यूज किया है जिसमें स्टीरॉइड्स वगैरह भी होते हैं। अभी स्टीरॉइड्स का अपोजिट एक्शन रहता है जिससे शुगर बढ़ती है, तो ये कारण भी हो सकता है। उसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन या स्ट्रेस रहेगा तो उसमें भी शुगर बढ़ती है। इसके अलावा आप देखोगे तो ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज है। इसके अलावा कोई चीजें रहेगी जो पैनक्रियास को अफेक्ट करती है। समझ लीजिए पैनक्रियास में स्टोन्स हो गए या बाकी का और कोई चीजें, सीए हो गया, कैंसर रहेगा पैनक्रियास का। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो जो चीज इंसुलिन का प्रोडक्शन बनने से रोकेगी तो उससे डायबिटीज हो सकता है। कुछ कुछ पैनक्रियोटॉक्सिक ड्रग्स रहते हैं, तो वो पैनक्रियास को हार्म करेंगे, तो उसके कारण भी डायबिटीज आ सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत सारी है, पर मेनली टाइप 1, टाइप 2, गेस्टेशनल एंड प्री डायबिटीज, ये आप उसका क्राइटेरिया रख सकते हैं। अभी इसके अलावा रिसेंटली आजकल के टाइम में बहुत सारे ना ये टाइप 1 और टाइप 2 भी ना मिक्स में आता है। मतलब पहले टाइप 1 में सिर्फ एंटीबॉडीज रहती थी, ऑटो एंटीबॉडीज, पर आजकल मतलब एल्डरली पेशेंट्स में भी ऑटो एंटीबॉडीज मिलती है, कि जिसमें आप उसको बोल सकते हो कि लाडा करके टाइप आता है, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ यंग। और इसके अलावा कुछ मोनोजेनिक फॉर्म्स भी आते हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज ऑफ यंग करके एक मोनोजेनिक फॉर्म भी आते हैं। ये 6 अलग अलग टाइप्स के रहते हैं, पर ये आप देखोगे तो ये सारे टाइप्स ना थेरोटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मैटर करते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो टाइप 1, टाइप 2, गेस्टेशनल एंड प्री डायबिटीज, यही मेनली डायबिटीज के टाइप्स है। पर वो नो मैटर क्या ट्रीटमेंट तो वही चलने वाला है, उसका टाइप्स कोई भी हो, पर ट्रीटमेंट तो गोलियां और इंसुलिन तो वैसे ही चलेगा। जी राइट। जी। तो सर आपने जैसे बताया कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है लाइफ़स्टाइल डायबिटीज़ भी हम उसको बोल सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, सबसे ज़्यादा कॉमन वही है अभी। तो ऐसे क्या रिस्क फैक्टर है जैसे आपने बताया कि स्ट्रेस एंड नो फिजिकल एक्टिविटी उसके साथ और कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ रहा है? जी, पहला फर्स्ट तो ओबेसिटी है ही, कि जितना वेट ज्यादा रहेगा उतना हायर चांस है, स्पेशली एब्डोमिनल ओबेसिटी, तो उतना इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसके अलावा बढ़ते जाने वाला एज, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा एथिनिसिटी, नॉर्मली डायबिटीज एशियन पॉपुलेशन में स्पेशली, या नेटिव अमेरिकन है, हिस्पैनिक ग्रुप है, उनमें थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। तो रेशियल फैक्टर भी है इसमें, कि एशियन पॉपुलेशन इज मोर प्रोन, कि जिनमें आप बोल सकते हो कि विसरल फैट थोड़ा ज्यादा रहता है कंपैरेटिवली, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा जो लैक ऑफ एक्टिविटी रहेगा, अभी जैसे मैंने बोला कि मेट्रो सिटीज में चलना घूमना, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है, तो जितना आप एक ही जगह बैठे रहोगे उतना ज्यादा चांसेस है कि शुगर्स आने का या डब्ल्यू ये बढ़ने का। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी बहुत मैटर करती है। अगर पहले आपके पिताजी को या माताजी को किसी को डायबिटीज रहेगा, तो देयर आर हायर चांसेस कि आपका पैनक्रियास पहले से ही डेफिशिएंट है, एंड आपको डायबिटीज आगे आने के या जल्दी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ चीजें भी है। अच्छा, तो आपने बोला कि प्री डायबिटीज़, तो ये प्री डायबिटीज़ क्या होता है?
इसमें क्या लक्षण आते हैं, और अगर प्री डायबिटीज जल्दी हमने डिटेक्ट कर लिया अगर इन लक्षणों से, तो क्या हम रोक सकते हैं डायबिटीज होने के लिए? जी बिल्कुल, प्री डायबिटीज इज अ रिवर्सिबल कंडीशन। ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए इंडियन पॉपुलेशन में 50% प्री डायबिटीज ना विद इन नेक्स्ट 1 ईयर में डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, पर 50% उसको रोक देते हैं। अभी प्री डायबिटीज में बेसिकली क्या चीज है कि आपका फास्टिंग या आपके जो शुगर पैरामीटर्स है वो नॉर्मल से थोड़े ऊपर है, पर जब भी हम लोग डायबिटीज डिक्लेयर करते हैं उससे थोड़े कम है, तो उसको हम लोग प्री डायबिटीज या आप बॉर्डर लाइन समझ लीजिए। तो ये टाइम में आपको एक्ट करना है, आपके खाने पे मेनली आपके जो खाने का इंटेक है उस पे फोकस करना है, अच्छा हेल्दी खाना खाना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, जितना हो सके एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, थोड़ा एक्सरसाइज बढ़ाना है, और अल्टीमेटली आपका वजन घटे। वेट लॉस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपका वेट लॉस होता है तो आप प्री डायबिटीज से नॉर्मल में रिवर्स होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्री डायबिटीज के लिए एज सच आपको अच्छा डाइट, एक्सरसाइज एंड वेट लॉस, ये 3 चीजों पे मेन फोकस करना है। मेडिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्री डायबिटीज में एज सच। अगर आप खाना और डाइट एक्सरसाइज पे करते हो तो काफी सारे मेरे पेशेंट्स है कि जिन्होंने प्री डायबिटीज से रिवर्सल भी हुआ है उनका। तो सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि प्री डायबिटीज अपने आप ही मतलब कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके रिवर्स हो सकता है। अच्छा। तो इसीलिए सर हम सब डॉक्टर्स कहते हैं कि ईयरली रेगुलर जो चेकअप होता है वो जी हमेशा। डॉक्टर मृणाल, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अभी इंडिया में ना डायग्नोसिस जब भी कोई भी पेशेंट का होता है ना वो बहुत लेट होता है। मतलब आप देखोगे तो अभी इंडिया में जिसको भी डायबिटीज पता चलता है ना, तो एवरेज HbA1c इज 9.6, 8.6 टू 9.6। मतलब शुगर इतनी हाई होती है तभी पेशेंट डॉक्टर के पास या टेस्ट करने जाता है, जब तक उसके पहले पता ही नहीं चलता। तो 9.6 आप देखोगे, 8.5 टू 9.6, और डायग्नोसिस कहाँ हो रहा है 6.5 में, प्री डायबिटीज कहाँ है 5.7 में। तो मेन डायग्नोस्टिक ए आप देखोगे तो इंडिया में इट इज दैट अनकंट्रोल्ड। एंड ऐसे भी बहुत सारे इंडिया में आप देखोगे कि ओवर 70% ऑफ द करंट पॉपुलेशन, इट इज नॉट वेल अंडर कंट्रोल, इवन नॉट इवन अंडर कंट्रोल ऑफ HbA1c 7.5। तो आप देखोगे कि ट्रीटमेंट और इसमें अभी इसमें सबका ही चीजें है, एक तो डायग्नोसिस डिले होता है, फिर इंक्रीमेंट जो फिजिशियन टाइप से है उनमें भी प्रोग्रेसिव जो बोलते हैं अप टाइट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन, उतना एग्रेसिव मैनेजमेंट भी नहीं होता। अभी काफी सारे नए गाइडलाइंस आए हैं कि जो सपोर्ट करते हैं कि आपको अर्ली इसमें ट्रीटमेंट में फास्ट ये ट्रीटमेंट फास्ट करनी है और जल्दी शुगर कंट्रोल लानी है। क्योंकि एक टर्म है लीगेसी इफेक्ट या मेटाबॉलिक मेमोरी करके, तो आप जितना इनिशियली न्यू डायग्नोस पेशेंट में पहले 5 साल अगर आप अच्छा कंट्रोल रखो तो बॉडी वो चीजें अच्छी रखती है, एंड अगर आप गोली बंद भी कर देते हो 5 साल के बाद तो भी 95% तक कॉम्प्लिकेशंस होने वाले कम हो जाते हैं आपको। इसको लीगेसी इफेक्ट या मेटाबॉलिक मेमोरी बोलते हैं। तो इनिशियल स्टेज में जब भी कोई न्यूली डायग्नोस पेशेंट है वो अच्छा कंट्रोल रखता है अगर पहले 5 साल, तो उसको लाइफ लॉन्ग उसका बेनिफिट है। तो इस पे मेन फोकस करना है, और ये चीजें एक्चुअली फिजिशियंस ने मोर बतानी चाहिए, या डायबिटोलॉजिस्ट तो बताते ही है, और इवन तो मैं भी काफी सारे इसीलिए पेशेंट्स को बताता ही। डायबिटीज स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, और रेगुलर चेकअप करना भी उतना ही जरूरी है, ये भी हम आज बता सकते हैं, क्योंकि फिर उससे अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो सकती है। तो सर बिल्कुल। अभी हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स के लिए क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है? अभी टाइप 1 के लिए तो इंसुलिन ट्रीटमेंट ही है। तो इंसुलिन आइदर, अभी इंसुलिन में भी काफी सारे एनालॉग्स नए आए हुए हैं। तो आपके पास 4 घंटे वाला भी इंसुलिन है, 6 घंटे वाला है, 12 घंटे वाला है, 24 घंटे वाला है, इवन अभी लेटेस्ट 40 घंटे वाला भी इंसुलिन है। तो देर आर सो मेनी इंसुलिन। तो हर एक का एक्शन अलग अलग है, और जिसको जैसा नीड है पेशेंट का उसके हिसाब से डायबिटोलॉजिस्ट एडजस्ट करते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज वालों के लिए तो काफी अभी ऑप्शंस अवेलेबल है, प्लस इंसुलिन पंप भी अवेलेबल है। अभी टाइप 2 डायबिटीज पे आते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में मेजोरिटी आपको डाइट एंड एक्सरसाइज तो मेन ट्रीटमेंट का प्ले है। तो ये आप कोई भी रेंज में रहोगे, आपको कितना भी शुगर्स रहेगा, तो डाइट एंड एक्सरसाइज करना ही है, उसमें कोई ऑप्शंस नहीं है। अभी मेडिसिन भी अलग अलग आप देखोगे, अगर आप 20 साल या 2 डिकेड या 1 डिकेड पीछे चले जाओगे तो इतने ड्रग्स अवेलेबल नहीं थे वो टाइम पे। अभी आप देखोगे तो सल्फोनिल यूरिया कैटेगरी के ड्रग्स है कि जो अंदर से इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाते हैं। फिर बाइगोनाइड्स या मेटफॉर्मिन जैसे इंसुलिन सेंसिटाइजर है, पायोग्लुटाजोन जैसा इंसुलिन सेंसिटाइजर है। इसके अलावा अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स है जो खाने में से शुगर एब्सॉर्प्शन डिले करते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि DPP4 इनहिबिटर्स एंड SGLT2 इनहिबिटर्स, ये दो काफी यूजफुल ड्रग्स है, एंड इनका काफी अच्छा है। SGLT2 इनहिबिटर से वेट लॉस भी होता है, प्लस किडनी एंड कार्डियक प्रोटेक्शन भी आता है।
तो काफी सारे अभी नए-नए ड्रग्स मिल रहे हैं, काफी सारी वैराइटीज़ है। मेरे ख्याल से अभी 8 से 9 टाइप्स ऑफ डिफरेंट मेडिसिन्स आर अवेलेबल। तो ये टाइप 2 डायबिटीज ट्रीट करने के लिए। तो तो काफ़ी सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है और काफ़ी अच्छे ड्रग्स भी अवेलेबल हो गए, कि जो वज़न कम करने में भी मदद करते हैं, एज़ वेल एज़ शुगर कंट्रोल भी करते हैं, प्लस पैनक्रियास भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपका मेन पेशेंट का अप्रोच या कोई भी डायबिटोलॉजिस्ट का अप्रोच ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुगर कंट्रोल करनी है। इट इज़ अ इंडिविजुअलाइज्ड थ्योरी ट्रीटमेंट। अभी एडीए गाइडलाइंस भी रिसेंटली बताते हैं कि हर एक फोकस। तो सर अभी जब भी किसी पेशेंट को अगर मधुमेह या डायबिटीज डायग्नोस हो जाता है, तो वो इससे टेंशन में चला जाता है कि अभी उसको जिंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। तो क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकता है? क्या डायबिटीज पूरी तरह से खत्म हो सकता है? जी, ये सवाल का ना जवाब देने के लिए आपको डायबिटीज आता कैसा है ये पहले जानना ज़रूरी है। सी डायबिटीज इज़ अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। जब भी फर्स्ट टाइम किसी भी पेशेंट को डायबिटीज टाइप 2 डायग्नोज होता है, तो ऑलमोस्ट 50% बीटा सेल्स जो पैनक्रियास के इंसुलिन बनाने वाले सेल्स है, वो 50% डिस्ट्रॉयड है, 50% बचे हैं। जब तक 50% बीटा सेल्स कम नहीं हो गए, तब तक शुगर बढ़ने ही नहीं देती बॉडी। तो फर्स्ट टाइम जब भी आपको डायग्नोज हुआ, तो ऑलमोस्ट 50% पैनक्रियास के बीटा सेल इंसुलिन बनाने वाले डेड है, 50% बचे हैं। ठीक है? हुँ, हुँ। अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये पूरे बचे हुए जिंदगी भर चलाने। तो जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे वो 50% जो बचा हुआ बीटा सेल रिजर्व है, वो कम होता जाएगा। 40%, 5 साल बाद 20%, जितना आप उसको कम से कम निचोड़ोगे, उतना वो प्रिजर्व रहेगा। और ये बीटा सेल लॉस होता ही रहेगा। तो एक सर्टेन टाइम के बाद बीटा सेल रिजर्व इतना कम हो जाएगा कि अंदर से इंसुलिन प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा। तो आप चाहे कितना भी डाइट करो, एक्सरसाइज करो, एक सर्टेन लेवल के बाद विदाउट मेडिसिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द शुगर। तो हुँ, पहले हुँ। तो ये चीज आपको समझनी है। जो डायबिटीज रिवर्सल वाले अभी का जो लेटेस्ट वाला जो डायबिटीज वाला एक पेपर रिलीज हुआ है, कि जिसमें आपने देखा होगा कि डायबिटीज रिवर्स 2 साल के लिए तक हुआ है। वो हुँ, हुँ। पेशेंट्स एक तो उसका क्राइटेरिया भी उन्होंने वैसे लिए कि जो अर्ली डायग्नोज पेशेंट है, जो 5 साल के अंदर जिनको डायबिटीज है, तो उनका पैनक्रियाटिक बीटा सेल रिजर्व अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 50% का थोड़ा कम हुआ होगा, पर खत्म नहीं हुआ है। ये रिवर्सल लॉन्ग टर्म डायबिटीज वालों में इट इज नॉट पॉसिबल। जिनको 20 साल का डायबिटीज है, उनका पैनक्रियाटिक रिजर्व ऑलरेडी खत्म है, तो इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? ये आपको मेन ध्यान देना है। तो राइट। डायबिटीज इज अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। आप वहाँ कहाँ पे इंटरवेंशन आनते हो? अगर अर्ली स्टेज है, यंग पेशेंट है, तो मैं उसको डायबिटीज के लिए गोलियां, एक्सरसाइज ज्यादा दे सकता हूँ, डाइट फ्लक्चुएट कर सकता हूँ। अगर कोई समझ लीजिए बुजुर्ग पेशेंट है 70 साल का, तो उनको क्या एक्सपेक्ट करूंगा मैं, क्या एक्सरसाइज दूंगा? हुँ, आपको ये हुँ। सोचना पड़ेगा। अगर यंग पेशेंट है, तो मैं उसको जाके जिम लगाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, ये सब चीजें बता सकता हूँ, तो शुगर कंट्रोल में आएगी। अगर ओबेस रहेगा, तो वजन घटाने के लिए बोल सकता हूँ। पर अगर कोई बुजुर्ग पेशेंट रहेगा, तो उनमें ये सब चीजें वो लेवल पे पॉसिबल नहीं है पहले तो। और उनको बाकी की कोमॉर्बिडिटीज भी रहेगी। एक्सरसाइज से कभी ज्यादा करके हार्ट पे या किडनी पे या बाकी के प्रेशर आने के भी चांसेस है। तो आपको ये भी समझना है कि हर एक पेशेंट के लिए, इसलिए इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई हुँ। पेशेंट यंग है, इनिशियल फेज में 5 साल के अंदर का डायबिटीज है, स्ट्रांगली मोटिवेटेड है, डाइट एक्सरसाइज बराबर से कर सकता है, वेट लॉस कर सकता है, तो देयर आर चांसेस कि रिवर्सल हो सकता है। पर रिवर्सल का मतलब है ना, इट इज अ टेम्पररी रिमिशन। पहले में ये ओके। एक बात समझ लीजिए, ऐसा कोई हुँ, पेशेंट नहीं है कि जिसका लाइफ लॉन्ग डायबिटीज चला गया है। हुँ। समझ रहे हो? दिस इज अ टाइम फ्रेम कि आप अगर अच्छा कंट्रोल रखते हो, तो अंदर का जो 50% बीटा सेल रिजर्व बचा है, उसमें आप शुगर कंट्रोल कर लोगे विदाउट एनी मेडिसिन। अगर आप ओके। डाइट अच्छा करते हो, एक्सरसाइज अच्छा करते हो, तो रिक्वायरमेंट आप कर रहे हो, पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे हो। आपको ये राइट। ध्यान देना है। दोनों हुँ, में हुँ, हुँ। इंसुलिन सिक्रीशन नहीं बढ़ रहा है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस घटा रहे हो। तो एक सर्टेन टाइम के लिए आप रिवर्सल हो सकता है, पर एक सर्टेन टाइम के बाद उसके में भी शुगर बढ़ने लगेगी। एंड हुँ। यंग पेशेंट रहेगा, तो वो काफी लंबे टाइम तक, तो अभी तक जो डाटा अवेलेबल है, उसमें 2 साल तक काफी लोगों ने किया हुआ है। जो रिसेंट पब्लिकेशन हुए हैं, उसमें 2 साल तक रिवर्सल विदाउट मेडिसिन हुआ है। और मेरे पास भी हुँ, काफी पेशेंट है, उनका 6 महीने 8 महीने तो मतलब विदाउट मेडिसिन वो कर रहे हैं। पर बीच में अच्छा। अपने यहाँ पे इंडिया में त्योहार आ जाते हैं, दिवाली आ जाता है, ये आ जाता है, फिर वापस जो क्राइटेरिया रहता है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और शुगर वापस बढ़ने लगती है। तो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हुँ, पेशेंट हुँ। मोटिवेटेड है एंड ही इज विलिंग टू डू ऑल दिस थिंग, तो देयर आर पॉसिबल कि रिवर्सल कुछ हद तक बिल्कुल कर सकते हैं। पर ये हुँ, परमानेंट क्योर नहीं है, ये आपको समझना चाहिए। हुँ, हुँ। तो इससे तो फिर बात वहीं पे आ जाती है कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस ये बहुत जी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डायबिटीज़ सॉरी। तो सर जैसे आपने कोमॉर्बिडिटी। बोला कोमॉर्बिडिटीज़ तो शुगर आपके शरीर में ज़्यादा रहने से
क्या-क्या और नुकसान हो सकता है आपके शरीर में? क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ज़्यादा शुगर की वजह से? अभी आपको मेन एक चीज समझनी है, डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर। अभी शुगर जो ब्लड में बढ़ी है, और ब्लड तो सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक सब जगह जा रहा है, तो जो बढ़ी हुई शुगर है वो बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट में हर एक ऑर्गन में जा रही है, तो हर एक ऑर्गन को उसको नुकसान कर रही है। अभी समझ लीजिए शुगर बढ़ी हुई है, पाँव के नसों में जा रही है, जब भी नसें डैमेज होंगी तभी मूंगी, जलन, झुंझुनाहट आना चालू हो जाएगा। पर जब तक नहीं हो रहा था, नसें डैमेज नहीं हो रही थी, तो भी तो शुगर जा रही थी वहां पे। हुँ, हुँ। समझ रहे हो? जब भी हुँ, पर्दा हुँ। डैमेज होना चालू होगा तो दिखना धुंधला हो जाएगा। तो डायबिटीज ईच एंड एवरी टाइम जहां पे भी शुगर बढ़ी हुई है, कंटिन्यूअसली हर एक आपके ऑर्गन्स को कुरेद रहा है। एक सर्टेन टाइम के बाद वो डैमेज कर देगा और तभी आपको कॉम्प्लिकेशंस दिखेंगे। तो डायबिटीज में शरीर का कोई भी ऑर्गन सेफ नहीं है। अगर आपकी शुगर्स हाई है तो वो शुगर्स ब्लड में से हर एक ऑर्गन में जा रही है और हर एक ऑर्गन को डैमेज कर रही है। तो चाहे वो आंख हो, गुर्दा हो, किडनी हो, हार्ट हो, बोन्स हो, जो चाहे मर्जी, शुगर जहां जहां खून जा रहा है वहां वहां शुगर जा रही है। समझ रहे हो? तो वहां वहां डैमेज कर रही है। अभी ये जितना समय तक शुगर हाई रहेगा उतना डैमेज ज्यादा होगा। ऑब्वियसली 5 साल आपने नहीं देखा, शुगर 300 चल रही है, तो 5 साल में वो किडनी को अफेक्ट करना चालू होगा, पर्दा डैमेज होना चालू होगा। तो आप जितना लंबा समय तक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रखोगे उतना ज्यादा डैमेज, एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड। मतलब आप समझ सकते हो। तो हम लोग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज किस में गिनते हैं? HbA1c। जितना HbA1c ज्यादा उतना ज्यादा नुकसान। तो मतलब जितना एक बार जल्दी आप आपने HbA1c कंट्रोल लाओगे उतना आप एक प्रकार से ऑर्गन्स बचा रहे हो सारे। मतलब एक बार अगर ट्रीटमेंट शुरू हो गई, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन होने से आप खुद को बचा रहे हैं। बिल्कुल, आप शुगर जाना वहाँ पे ऑर्गन में बचा लोगे तो उससे डैमेज नहीं होगा। आपको क्या करना है? आपको मैं मेरे पेशेंट्स को भी यही बताता हूँ। ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? हम लोग गोली क्यों खा रहे हैं? आपका शुगर उतना होना चाहिए जितना नॉर्मल आदमी का होता है। खाली पेट 100, खाने के बाद 140। अभी वो कैसे लाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उसको मेंटेन रखना ज़रूरी है। अभी काफ़ी सारे मेरे पेशेंट हैं, कुछ 2 साल, 5 साल पुराने पेशेंट हैं, वो अचानक अभी कोविड के बाद काफ़ी टाइम उनको मिला नहीं, उसके बाद आते हैं, वही गोली खा रहे हैं। अभी आपको मेन चीज पेशेंट को देखनी है कि आप जो गोली खा रहे हो वो काम कर रही है कि नहीं, वो तो चेक करो। 2 साल आपने टेस्ट ही नहीं किया और वही गोली खाते रह रहे हो तो क्या मतलब हुआ इसका? हम लोग गोली क्यों खा रहे हैं? ताकि शुगर कंट्रोल रहे। तो आपको हर महीने टू महीने फास्टिंग पीपी चेक करना है। 3 से 6 महीने में आपको HbA1c देखना है, और आपको पता करना चाहिए। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है पेशेंट में। राइट। ये जितना अच्छा वो शुगर कंट्रोल रखेंगे उतना उनका ऑर्गन्स बचे रहेंगे और उतना लंबे समय तक कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे उनको। तो सर थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी डायबिटीज़ के बारे में। आपने डायबिटीज़ का मेरे ख़्याल से सब कुछ ही कवर कर लिया है डायबिटीज़ के बारे में। लेकिन अगर आपको और कुछ भी क्वेश्चन्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और डॉक्टर निखिल प्रभु आपको उसके आंसर्स देंगे, राइट सर? बिल्कुल। और थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और एक चीज़ है मैं बताना भूल गया, मेरा भी डायबिटीज़ का चैनल है और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर है और जो मुझे कमेंट्स भी पूछते हैं। ये अभी बीच में ट्रीटमेंट वाला जो इश्यूज़ था, जिसमें जैसे आपने देखा कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसमें जब भी इंसुलिन देना रहता है तो ये काफ़ी पेशेंट में डायग्नोस्टिक में मतलब समझ में नहीं आता कि कौन-सा इंसुलिन लेना है, एट्रापिड लेना है, मिक्सटार्ड लेना है, ये कैसे बने, उनका एक्शन कैसा है। तो मैंने इस पे एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है कि इंसुलिन में कौन-सा इंसुलिन कैसे काम करता है, कितना एक्शन रहता है। अगर मैडम आपके चैनल पे भी अगली बार अगर कुछ ये टॉपिक रहे इंसुलिन रिलेटेड तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू जॉइन। जी, सर आप बिल्कुल, बिल्कुल। हमें भी बहुत खुशी होगी आपको फिर से बुलाने के लिए, और मैं आपके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो प्लीज़ या थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक थैंक यू। यू मैम, थैंक यू ऑल।